Hello friends, welcome to the Logical Studies YouTube channel and I am your friend Advocate Lakshay Chaudhary. And today we will continue our discussion on Indian legal history and the topic of our today's video is Indian legal history part 13 और हम इस पर पढ़ने वाले हैं चार्टर ऑफ 1726. माय डियर फ्रेंड्स, हमने चार्टर ऑफ 1726 को डिस्कस किया है पार्ट 12 में और अब हम पहुंचे हैं इम्पोर्टेंट केसेस रिलेटेड टू चार्टर ऑफ 1726. अभी चार्टर ऑफ 1726 से कैसे रिलेट करते हैं तो ये भी अभी हम देखने वाले हैं. तो आज हम पढ़ेंगे इसमें द बॉम्बे केस ऑफ 1730, द केस ऑफ आर मर्चेंट, द ऑथ केस ऑफ बॉम्बे दैट इज इन 1746 एंड द सेकेंड लास्ट इज द ऑथ केस ऑफ मेड्रास. यहाँ पर हमारे आके केसेस खत्म हो जाते हैं. उसके बाद लास्ट में हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन चार्टर ऑफ 1726 एंड द अर्लियर चार्टर ऑफ 1687. ये कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मेयर्स कोर्ट. क्योंकि आपको पता है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि बाय द वर्च्यू ऑफ चार्टर 1687 मैड्रास में मेयर कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था. लेकिन चार्टर ऑफ 1726 से मैड्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता इन तीनों में कॉरपोरेशन बनाए गए और मेयर्स कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया. तो क्या डिफरेंस था जो 1687 में मेयर्स कोर्ट एस्टेब्लिश हुए और जो 1726 में, तो वो सब. और ये जो केसेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आज ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आपको नॉलेज पूरी मिलेगी. तो माय डियर लीगल ईगल्स, दिस इज टाइम फॉर क्विक रिवीजन ऑफ पार्ट 12. तो पार्ट 12 में हमने क्या पढ़ा था? वैसे पार्ट 12 का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में. फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो वहाँ पे आपको इंडियन लीगल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको एक्सेस कीजिए एंड पार्ट 1 to 12 ये भी उसमें आज पहुँच जाएगा, पार्ट 13 भी, और सब मिलेगा आपको फ्रॉम द ईयर 1599 से लेके हम आ चुके हैं 1726 तक. आज 1730 में हम पहुंच जाएंगे. सारा का सारा जितना भी हमने डिस्कस किया आपको वहां पर मिल जाएगा. तो अब पार्ट 12 में हमने क्या पढ़ा था, रिफ्रेश कर लेते हैं मेमोरी को अपनी. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस अंडर चार्टर ऑफ 1726. अब इस क्रिमिनल जस्टिस में क्या था? तो उसमें क्या था, गवर्नर और जो उनकी काउंसिल के 5 सीनियर मेंबर्स थे उनको अपॉइंट किया गया. क्या अपॉइंट किया गया? जस्टिस ऑफ पीस. तो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जो था चार्टर ऑफ 1726 में वो गवर्नर और काउंसिल के हवाले कर दिया गया था और उनको एज अ जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट किया गया. और इसमें हमने पढ़ा कोर्ट ऑफ ऑयर, कोर्ट ऑफ टर्मिनर एंड कोर्ट ऑफ जेल डिलीवरी, GAOL. जी हाँ, जेल डिलीवरी. एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब मैंने इस वर्ड को पढ़ा, दैट इज GAOL. और मैंने इसको जब गूगल किया तो मुझे पता लगा इसको हिंदी में जेल, बंदी गृह वगैरह बोलते हैं. तो ये तब रहा होगा, लोकल नेटिव्स थे वो जेल बोलते होंगे तो वो इन्होंने इसको इंग्लिश में ही कर दिया GAOL. खैर, जेल डिलीवरी जो उन्होंने कोर्ट एस्टेब्लिश किया था वो सब हमने उसमें पढ़ा. उसके बाद हमने पढ़ा ज्यूरी ट्रायल. अब इस ज्यूरी ट्रायल में क्या था? ज्यूरी ट्रायल में देयर वर 2 ज्यूरीज, ग्रैंड ज्यूरी एंड पेटी ज्यूरी. तो ग्रैंड ज्यूरी में 23 मेंबर्स वर देयर इन ग्रैंड ज्यूरी. तो उसमें क्या होता था, जब भी किसी कन्विक्ट को उनके पास लेके जाते थे तो उनके सामने एविडेंस वगैरह रखते थे ज्यूरी के सामने. तो ज्यूरी एविडेंस देख के डिसाइड करती थी प्राइमा फेसाई कि ये ट्रायल होने लायक केस है या नहीं है. अगर वो कहती थी ठीक है तो ट्रायल होता था बाकायदा. अगर वो कहती थी ट्रायल नहीं होगा तो उस पर्सन को एक्विट कर दिया जाता था. तो ज्यूरी ट्रायल में हमने ये पढ़ा, आप डिटेल में जाके देख लीजिएगा. उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स क्या थी चार्टर ऑफ 1726 में, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया. अब लेजिस्लेटिव पावर में क्या था, जो गवर्नर थे उनको पावर दे दी गई थी. कॉरपोरेशन बनाया गया था और उस कॉरपोरेशन में जो इनहेबिटेंट्स थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे,
तो उनके लिए गवर्नर रूल्स बना सकते थे, लॉज बना सकते थे, बाय लॉज बना सकते थे, और इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ दीज रूल्स, लॉज, बाय लॉज बाय पीपल लिविंग देयर एट द टाइम, तो उसके लिए पनिशमेंट भी था। लेकिन पनिशमेंट के साथ एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? इस पनिशमेंट को कंफर्म कौन करेगा, अप्रूव कौन करेगा? तो इसको कंफर्म और अप्रूव करते थे COD, कैश ऑन डिलीवरी, आई एम किडिंग, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसको अप्रूव करते थे, तभी पनिशमेंट दिया जा सकता था। और लास्ट में हमने क्या किया पार्ट 12 की वीडियो में, वो था वर्किंग ऑफ मेयर कोर्ट्स। तो माय डियर फ्रेंड, आज का सारा वीडियो इसी पर ही डिपेंड करता है, वर्किंग ऑफ मेयर कोर्ट्स। अब इसमें क्या था, वर्किंग ऑफ मेयर कोर्ट में जो पावर्स थी वो डायरेक्ट क्राउन से मिली थी। मेयर कोर्ट्स को डायरेक्ट क्राउन से, जब हम पढ़ेंगे ना कंपैरिजन बिटवीन चार्टर ऑफ 1726 विद द चार्टर ऑफ 1687, तो उसका सबसे पहला पॉइंट यही आता है। जो उस वक्त कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था मेयर कोर्ट अंडर चार्टर ऑफ 1687 में, उसको जो पावर मिली थी मेयर कोर्ट को, वो कंपनी से मिली थी। लेकिन इस बार जो चार्टर ऑफ 1726 के अंडर मेयर कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए थे प्रेसिडेंसीज में, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, उनको जो अपनी पावर्स थी वो डायरेक्ट क्राउन से मिली थी। और यहाँ से सारा झगड़ा शुरू हो जाता है। ये जो केस आप देख रहे हैं, बॉम्बे केस, केस ऑफ अरब मर्चेंट, ऑथ केस ऑफ बॉम्बे, ऑथ केस ऑफ मद्रास, ये सारा झगड़ा ही इसी वजह से शुरू हुआ था। तो उसमें क्या था कि जो काउंसिल थी गवर्नर की, अब उनका कोई से नहीं था। किस चीज़ में कोई से नहीं था? इन द अपॉइंटमेंट एंड द टेनवर, अपॉइंटमेंट एंड टेनवर ऑफ एल्डरमैन्स। अभी जो कॉरपोरेशन के मेंबर्स थे एल्डरमैन, जो आपस में इलेक्शन करके एक मेयर को इलेक्ट करते थे, उसमें अब गवर्नर एंड काउंसिल का कोई हाथ नहीं था। तो उनका कंट्रोल नहीं था, एल्डरमैन को वो अपॉइंट करेंगे, फिर एल्डरमैन आपस में इलेक्शन करके एक मेयर को अपॉइंट करेंगे, और वो जो मेयर था फिर वो जज होगा मेयर कोर्ट का। तो अब यहाँ से गवर्नर और काउंसिल की छुट्टी कर दी गई थी एक तरीके से। तो ये दुख भी इनको बहुत बड़ा था कि अब हमारा मेयर कोर्ट में कोई खास दखल नहीं रहा है। उसके बाद अपील, पहले जो गवर्नर एंड काउंसिल का अपीलेट जुरिस्डिक्शन था वो भी अब लगभग खत्म हो गया था। अब मैं क्यों कह रहा हूँ लगभग, पूरा क्यों नहीं कह रहा हूँ, तो आज हम जब इस वीडियो को करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब जो अपील थी वो भी किंग इन काउंसिल के पास थी। तो कहने का मतलब ये लोग मेयर एंड काउंसिल एक तरीके से, इनका कोई भी हस्तक्षेप मेयर कोर्ट में नहीं था। तो बेसिकली जो ये चार्टर ऑफ 1726 है, इसने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तरफ कदम बढ़ाया। हालांकि भी अभी जुडिशरी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी। इट वाज द फर्स्ट स्टेप, हम कह सकते हैं कि एक पहला स्टेप था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तरफ बाय द वे ऑफ चार्टर ऑफ 1726। सो माय डियर लीगल्स, आई होप कि आपको यहाँ तक थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा अगर आपने पार्ट 12 की वीडियो देखी होगी, अदरवाइज आप देख सकते हैं। तो बिना देर की आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। The strained relationship between the mayor's court and the governor and council also led to serious differences between the government and the corporation, which are reflected in the following cases. तो अब वो लोग के पास अब कोई पावर्स नहीं थी कि वो मेयर कोर्ट में हस्तक्षेप करें, और वो अब तक करते आ रहे थे। उनके पास पावर्स थी, वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते थे, अपॉइंटमेंट में उनका दखल था। तो अब जब एकदम से किसी से उसकी पावर छीन ली जाए तो थोड़ी सी परेशानी तो बनती है। तो ये जो केसेस अब हम करने वाले हैं, ये जो टसल था गवर्नर एंड काउंसिल के बीच, गवर्नर एंड काउंसिल का मेयर्स कोर्ट के साथ, वो टसल अब आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं पहले केस पर, द बॉम्बे केस ऑफ 1730, 1730 का बॉम्बे प्रकरण, हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे इसको। सो डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द गवर्नर Cowan and the Mayor's Court in 1730 about the jurisdiction of the Mayor's Court over natives in the matter concerning their caste and religion। तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये आ सकता है,
और हॉट टॉपिक है, तो करिए इसको ध्यान से देखिए। तो ये जो बॉम्बे केस था, इसका बैकग्राउंड क्या था? इसमें एक जो डिस्प्यूट था, जो टसल था, वो गवर्नर कॉमन थे उस वक्त वहाँ पर, और वो मेयर कोर्ट के साथ उलझ पड़े एक मसले पर। वो क्या था कि मेयर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है क्या, कास्ट एंड रिलीजन से रिलेटेड मैटर्स देखने का। जो नेटिव्स लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी कास्ट, उनकी जाति और धर्म से रिलेटेड जो भी मैटर है, उसको मेयर कोर्ट एडजुडिकेट कर सकता है या नहीं, सारा मुद्दा ये था। अब क्या था ये केस? हिंदू वुमेन ऑफ शिम्पी कास्ट कन्वर्टेड हरसेल्फ टू क्रिश्चियनिटी एंड बिकम अ रोमन कैथोलिक। तो एक हिंदू महिला थी और शिम्पी कास्ट से बिलोंग करती थी, और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और वो ईसाई बन गई थी और रोमन कैथोलिक हो गई थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मुझे कभी समझ में नहीं आई कि हिंदू वुमेन, ये वर्ड जो हिंदू यूज़ करते हैं, बेसिकली हिंदुस्तान से ये वर्ड हिंदू आया। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखते हैं, ऑल्दो दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर टॉपिक, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। हिंदुस्तान, क्योंकि जो इंडस रिवर थी, उसको जो लोग आए थे इन्वेडर्स वगैरह, जो हमें पढ़ने में मिलता है, वो उसको हिंदू बोलते थे, हिंदू। इंडस नहीं बोल पाते थे वो, कुछ ऐसा एक है स्टोरी इसके पीछे, तो इसलिए वो हिंदू बोलते थे, तो ये हिंदुस्तान हो गया। तो इस हिसाब से, और वैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म जो है वो है सनातन धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो इस हिसाब से हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, क्योंकि हिंदू वर्ड का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। कमेंट्स में मुझे बताइएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो हिंदू वुमेन थी, शिम्पी कास्ट से बिलोंग करती थी, और वो क्रिश्चियन बन गई थी। ड्यू टू दिस हर सन एज 12 years लेफ्ट हर एंड वेंट टू लिव विद हिज हिंदू रिलेटिव्स एट बॉम्बे। तो इसी कारण से परेशान होकर उसका एक 12 साल का बेटा था, और वो बॉम्बे चला गया था अपने रिलेटिव्स के पास रहने के लिए। नाराज़ हो गया था माँ से कि माँ तो अब ईसाई बन चुकी है। तो ये बताते हैं, लेकिन 12 साल के बच्चे को मुझे नहीं लगता इतनी समझ रही होगी। खैर, जो हमें केस में दिखा वही हमें पढ़ना है और वही हमें लिखना है। तो जो 12 साल का बेटा है वो नाराज़ हो जाता है और अपने रिलेटिव्स के पास बॉम्बे चला जाता है। शी फाइल्ड द सूट अगेंस्ट द हिंदू रिलेटिव्स इन द मेयर्स कोर्ट, चार्जिंग हिम फॉर इलीगल डिटेंशन ऑफ हर सन एंड सम ज्वेल्स। तो वो मेयर कोर्ट में मुकदमा दायर कर देती है, और अपने जो हिंदू रिलेटिव्स हैं जिनके पास उसका बेटा है, कि इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे बेटे को डिटेन कर रखा है, कब्जे में ले रखा है, और कुछ ज्वेलरी भी मेरी, कुछ आभूषण है मेरे और मेरे बेटे के साथ इन्होंने, इनके डिटेंशन में वो इन्होंने डिटेन कर रखे हैं। कोर्ट ऑर्डर द रिलेटिव टू हैंड ओवर द बॉय टू हिज मदर। तो जो मेयर कोर्ट है वो आदेश पारित करता है कि इस बच्चे को उसकी माँ को वापस दे दिया जाए। हेड्स ऑफ शिम्पी कास्ट कंप्लेन टू द गवर्नर कोवन who brought the matter before the council। तो जो उस शिम्पी कास्ट के हेड थे, मतलब जो लोग मुखिया थे उस जाति के, शिम्पी कास्ट के जो मेन मेन मोअज़्ज़िज़ लोग थे, मुखिया थे, वो गवर्नर कावन के पास पहुंच जाते हैं और शिकायत करते हैं, और गवर्नर कावन इस मैटर को काउंसिल के सामने रखते हैं। सो द गवर्नर एंड काउंसिल हेल्ड दैट द मेयर कोर्ट हैड नो ऑथोरिटी टू डिसाइड केसेस इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू कास्ट और रिलीजन ऑफ नेटिव्स। अभी यहाँ तक पढ़ेंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो गवर्नर और उनकी काउंसिल थी, उन्होंने ये हेल्ड किया, ये फैसला दिया, ये निर्णय लिया कि जो मेयर कोर्ट है उसके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जो वो नेटिव लोग हैं उनके कास्ट और रिलीजन से, जाति और धर्म से रिलेटेड जो मैटर्स है उसको एडजुडिकेट करें। तो ये गवर्नर एंड काउंसिल का वर्जन था, उनका ये कहना था कि मेयर कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है जो नेटिव्स की कास्ट और रिलीजन से रिलेटेड मामलों को एडजुडिकेट करे, एंड वार्न द मेयर कोर्ट नॉट टू इंटरफेयर इन सच केसेस। और इसी के साथ मेयर कोर्ट को एक चेतावनी भी दी कि ऐसे किसी भी केसेस में वो दखल ना दे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ द मेयर कोर्ट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑन द प्ली दैट इट had jurisdiction to decide caste matters under the charter of 1726। now the mayor court protested, मेयर कोर्ट ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया काउंसिल के डिसीजन का। और तर्क क्या था मेयर कोर्ट का इसके लिए विरोध करने का? तर्क ये था
कि मेरे पास चार्टर ऑफ 1726 में पावर्स है ऐसे मैटर्स को एडजुडिकेट करने की जो जाति और धर्म से संबंधित हो। मैं उन मसलों को भी देख सकता हूँ, मेरे पास ये पावर्स हैं। सो द गवर्नर वॉज इरिक्ट बाई दिस बोल्ड व्यू एक्सप्रेस्ड बाई द मेयर कोर्ट and in retaliation removed the mayor from the post of secretary to the council. So my dear friends, the governor was एक, तो जो गवर्नर साहब थे कॉवन उस समय वो चिढ़ गए इस बात से कि जो बोल्ड व्यू एक्सप्रेस किया है मेयर कोर्ट की, इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो हमारे सामने बोल भी पड़े और ये हमसे लड़ने के लिए आ गए हैं कि नहीं हमारे पास जुरिस्डिक्शन। अब रीजन इसका ये था, रीजन था जो मेयर कोर्ट इतना दबंग तरीके से मेयर कोर्ट पेश आया होता है, इसका कारण यही था कि जो मेयर कोर्ट था उसको जो पावर्स मिली थी दे आर डायरेक्टली फ्रॉम क्राउन, डायरेक्टली फ्रॉम क्राउन। और इस वक्त मेयर को गवर्नर अपॉइंट नहीं कर रहा है, गवर्नर की काउंसिल अपॉइंट नहीं कर रही है मेयर को, उनके इलेक्शंस में गवर्नर का कुछ लेना देना नहीं है। तो देखिए दिस इज द पावर। अगर आप फ्री हैं, पहले क्या था, हमने जितने भी केसेस देखे हैं या जितने भी हमने अब तक फ्रॉम 1599 1599 फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जितने भी इन्होंने कोर्ट एस्टेब्लिश किए हैं उन सब में कहीं ना कहीं जुडिशरी में जो एग्जीक्यूटिव का दखल था पूरा, अच्छा कम से कम 90-95% इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव का रहता था। लेकिन इस बार जो मेयर कोर्ट था उसमें से एग्जीक्यूटिव को निकाल फेंका गया, गवर्नर का अब इसमें कुछ कहना नहीं है, सुनना नहीं है। इन केस अगर आप सोचिए अगर मेयर कोर्ट को भी, मेयर को भी गवर्नर ही और उनकी काउंसिल इलेक्ट कर रही होती तो मेयर कोर्ट कह पाता है इस बात को? नहीं। तो इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे फिर याद आ जाता है आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब गवर्नर साहब इस बात पर चिढ़ गए और कार्यवाही करते हुए उन्होंने मेयर को हटा दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी टू द काउंसिल। ठीक है जी। द डिस्प्यूट वॉज फाइनली रिपोर्टेड टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन इंग्लैंड। तो ये लड़ाई जहाँ पहुंची कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो इंग्लैंड में रहते थे, विच डिनाउंस द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नर इन काउंसिल एंड इशू ऑर्डर्स टू प्रिवेंट रिपीटिशन ऑफ सच ऑकरेंसेज इन फ्यूचर। ठीक है जी। तो जो एटीट्यूड था गवर्नर इन काउंसिल का, जिस तरीके से उन्होंने विरोध में कार्रवाई करी, मेयर साहब को हटा दिया, तो उसकी भर्त्सना करते हुए, हिंदी में यही कहेंगे, उसका विरोध दिखाते हुए काउंसिल ने, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि ऐसे मसले दोबारा फ्यूचर में नहीं आने चाहिए और आप इन चीज़ों से बचें। तो इट वाज द फर्स्ट केस जो टसल चल रहा है अभी गवर्नर एंड काउंसिल और मेयर्स कोर्ट में। तो ये उसका पहला ग्लिम्स था बॉम्बे केस, बॉम्बे केस ऑफ 1730। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीगल्स, आई होप कि आपको ये केस यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है। 4-5 पॉइंट है, आंसर आपको फ्रेम करना आता है। इन केस उसमें आपको मदद चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पर। द केस ऑफ अरब मर्चेंट इन 1730, 1730 में अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द कोर्ट एंड द काउंसिल। अगेन मेयर कोर्ट में और काउंसिल में, गवर्नर एंड काउंसिल में एक झगड़ा फिर से देखने को मिलता है। एन अरब मर्चेंट बॉट अ सूट इन द मेयर्स कोर्ट। ठीक है, एक अरब मर्चेंट था, उसने एक मुकदमा दायर किया मेयर कोर्ट में फॉर रिकवरी ऑफ द वैल्यूएबल पर्ल्स which were alleged to have been extorted from him by the men who saved him from a burning boat from the coast of Gujarat। तो एक अरब का व्यापारी था, उसने मेयर कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया एक व्यक्ति के खिलाफ। अब ये व्यक्ति कौन था? इस व्यक्ति ने अरब मर्चेंट को एक जलती हुई बोट में से बचाया था। तो अरब मर्चेंट का कहना ये था कि मेरे पास कुछ कीमती मोती थे, पल्स मोती थे कुछ बेहद कीमती, और वो इस बंदे ने मुझसे ले लिए हैं। ठीक है जी। नाउ, और ये गुजरात का मसला था कि गुजरात में वो जो बोट थी वो जल रही थी, तब इसने इसको बचाया था। द डिफेंडेंट्स हैड ऑलरेडी बीन ट्राइड फॉर पायरेसी एंड एक्विटेड। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो डिफेंडेंट्स थे इस केस में, जिस बंदे की बात की गई है, उनका कोर्ट पहले ही ट्रायल कर चुका था इन मैटर ऑफ पायरेसी, जो समुद्री लूटपाट के मसले में ये जो डिफेंडेंट थे इनका ट्रायल हो चुका था और ये एक्विटेड भी हो चुके थे उस केस में। तो चलते हैं
नेक्स्ट स्लाइड पर, द काउंसिल मेड अ सजेशन टू द मेयर कोर्ट अगेंस्ट द वैलिडिटी ऑफ द मर्चेंट्स क्लेम, बट द मेयर कोर्ट इग्नोर्ड द सजेशन एंड डिक्रीड द सूट। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो गवर्नर और उनकी काउंसिल थी, उन्होंने मेयर कोर्ट को एक सुझाव दिया, दैट इज अगेंस्ट द वैलिडिटी ऑफ मर्चेंट्स क्लेम। जो मर्चेंट क्लेम कर रहा था उसके खिलाफ गवर्नर और उसकी काउंसिल ने एक सुझाव दिया मेयर कोर्ट को, लेकिन मेयर कोर्ट तो अब इंडिपेंडेंट था, इसकी जो पावर्स थी डायरेक्टली फ्रॉम क्राउन, नॉट फ्रॉम कंपनी। तो गवर्नर एंड काउंसिल की कहाँ सुनने वाला था। मेयर कोर्ट इग्नोर्ड द सजेशन, उस सुझाव को एक तरफ रखा मेयर कोर्ट ने और डिक्रीड द सूट, और अपना फैसला सुना दिया, डिक्री पास कर दी। ऑन अपील दिस डिसीजन वाज रिवर्स्ड बाय द गवर्नर एंड काउंसिल। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपील गई गवर्नर एंड काउंसिल के पास बाय द कास्टिंग वोट ऑफ द गवर्नर, और गवर्नर एंड काउंसिल ने जो मेयर कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, बाय द कास्टिंग वोट ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर की जो वोट थी कास्टिंग वोट, उसका इस्तेमाल करते हुए गवर्नर ने मेयर कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया और इनको चेतावनी दी, वार्निंग दी। ये कहा जो केसेस पहले से ही ट्रायल हो चुके हैं, ट्रायल हो चुका है जिनका, जिनमें डिसीजन आ चुका है पहले से ही, उसको आप दोबारा ट्रायल पे ना लें। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि अपील, दिस डिसीजन वाज रिवर्स बाय द गवर्नर एंड काउंसिल, अपील। और अभी हमने जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे हम इसी पार्ट 13 का, तो हमने उसमें पढ़ा था कि गवर्नर एंड काउंसिल का अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी नहीं रहा, तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। अपीलेट जुरिस्डिक्शन था, लेकिन जो 1000 पैगोडा से वैल्यू के केसेस होते थे ना, 1000 पैगोडा से ज़्यादा वैल्यू के केसेस, वो किंग इन काउंसिल के पास जाते थे, इससे कम के गवर्नर एंड काउंसिल के पास जाते थे। तो एक तरीके से हम बात करें तो जो गवर्नर एंड काउंसिल था उसका अपीलेट जुरिस्डिक्शन डिवाइड हो गया था, बट गया था विद किंग इन काउंसिल के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। The oath case of Bombay 1746. A conflict arose between the Bombay Council and the Mayor's Court as to the form of oath for Hindu witnesses. तो जो मुद्दा ये था, जो बॉम्बे में काउंसिल थी, गवर्नर एंड काउंसिल और मेयर कोर्ट, उनके बीच में एक बात पर झगड़ा हुआ। क्या था, जो हिंदू विटनेसेस हैं वो उनकी शपथ को लेकर, ओथ कि वो शपथ किसकी लेंगे कोर्ट में जब वो पेश होंगे सॉरी माय बैड, तो वो शपथ कैसे लेंगे, शपथ किसकी लेंगे, तो इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया। द ग्रैंड ज्यूरी, अभी हमने बात की थी जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस किया, तो उसमें हमने ग्रैंड ज्यूरी की बात की थी। इस ग्रैंड ज्यूरी में 23 लोग होते थे, तो इसलिए बार बार डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि चीज़ें याद रह जाएं। तो ग्रैंड ज्यूरी हेल्ड अप 2 सक्सेसिव सेशन बाय रिफ्यूजिंग टू फाइल ट्रू बिल। तो जो ग्रैंड ज्यूरी थी उसके 2 सेशन हुए और उन्होंने जो ट्रू बिल था उसको रिफ्यूज किया। अब ये ट्रू बिल क्या है? ट्रू बिल रेफर टू एन ओपिनियन expressed by grand jury that there was propriety in the case on the basis of available evidences. So propriety in the case on the basis of available evidences, मतलब available evidences के ऊपर आप इस केस को चला सकते हो। बेसिकली ग्रैंड ज्यूरी का जो ओपिनियन था वो क्या था कि उन्होंने जो बिल था ट्रू बिल उसको रिफ्यूज़ किया। ट्रू बिल किसको कहते हैं? एक ओपिनियन है ग्रैंड ज्यूरी का। जब हमने डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में कि ग्रैंड ज्यूरी के पास अगर किसी ऑफेंडर को लाया जाता था तो एविडेंसेस उसको दिखाए जाते थे ग्रैंड ज्यूरी को। और ये जो 23 लोग थे, ये लोग बैठ के डिसाइड करते थे ये केस ट्रायल के लिए जा सकता है या नहीं, मतलब केस सबमिट हो सकता है या नहीं। आप ये समझिए ये केस सबमिट करने लायक है या नहीं है। अगर सबमिट करने लायक था तो वो एविडेंसेस वगैरह देख के ओके करते थे तो पूरा मुकदमा चलता था, अदरवाइज वो रिफ्यूज कर देते थे कि नहीं नहीं एविडेंसेस प्रॉपर नहीं है, हमें नहीं लगता दैट प्राइमा फेसाई ये बंदा ऑफेंडर होगा या इसने कोई ऑफेंस किया होगा। तो उसके बाद उस बंदे को छोड़ दिया जाता था, एक्विटल दिया जाता था उसको। ठीक है,
सेकंड पॉइंट, तो ट्रू बिल आप समझ गए होंगे, एक ओपिनियन है ग्रैंड जूरी का। तो ग्रैंड जूरी हेल्ड अप टू सक्सेसिव सेशन बाय रिफ्यूजिंग टू फाइल ट्रू बिल unless the Hindu interpreter and witness were shown upon the cow instead of Holy Gita। तो ग्रैंड जूरी ने रिफ्यूज किया ट्रू बिल को कि हम जब तक नहीं इसको एक्सेप्ट करने वाले जब तक जो हिंदू इंटरप्रेटर है और विटनेस है कोर्ट में वो गाय की कसम नहीं खाते हैं। होली गीता की कसम की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे सामने वो गाय की कसम का है। दे वर सोन अपॉन द काउ इंस्टेड ऑफ होली गीता। दिस टच द सेंटिमेंट ऑफ हिंदू नेटिव्स एंड दे फेल्ट एग्रीव्ड। So my dear friends, they were foreigners in grand jury। उन्हें होली गीता जो हमारी है पवित्र पुस्तक गीता, जो उपदेशों का संकलन है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में महाभारत के युद्ध के दौरान का, तो उनको उनका महत्व नहीं पता था ब्रिटिशर्स को, जो ज्यूरी थी, कि गीता का महत्व हमारे जीवन में कितना है, जो हिंदू कम्युनिटी है उसके जीवन में गीता का महत्व कितना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप गाय की शपथ लीजिए, क्योंकि गाय तब भी इम्पोर्टेंट थी हिंदू कम्युनिटी के लिए और आज भी इम्पोर्टेंट है। तो उन्हें लगा कि गाय की शपथ इनको लेनी चाहिए, और इससे जो हिंदू नेटिव्स थे उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हुए और उन्होंने अपने आप को छला हुआ महसूस किया। तो ये जो मसला था ओथ केस ऑफ बॉम्बे वाज दैट। नाउ द ओथ केस ऑफ मेड्रास, इसमें क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल एंड मेयर कोर्ट वर स्ट्रेंड एज इज एविडेंट फ्रॉम अ डिस्प्यूट दैट अरोज ओवर द फॉर्म ऑफ ओथ। ठीक है, ये भी गवर्नर एंड काउंसिल और मेयर कोर्ट के बीच में एक मसला था जो ओथ को लेकर ही हुआ था। Two Hindu merchants were imprisoned by the mayor's court for refusing to take the pagoda oath। So ये टेक होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, टाइपो एरर। तो जो दो हिंदू मर्चेंट थे उनको जेल हो गई थी और उनको कहा गया था कि आप पैगोडा ओथ लीजिए। पैगोडा वाज गोल्ड कॉइन एट दैट टाइम, गोल्ड कॉइन। तो उसमें क्या था, ये जो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये भी इसको बनाती थी, और जो पुरानी डायनेस्टीज रही हैं इंडिया में उस वक्त की वो भी पैगोडा यूज करती थी। और उनको कहा गया कि आप पैगोडा ओथ लीजिए, इस पे शपथ लीजिए। तो माय डियर लीगल लीगल्स, टू बी वेरी ट्रू, मैंने इसको पैगोडा तो मुझे पता था कि मैंने पढ़ा दैट इट वाज अ गोल्ड कॉइन, लेकिन इसकी शपथ क्यों ली जाए तो उसके लिए मैंने काफ़ी बुक्स देखी, लेकिन मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ कि उस पैगोडा पे या तो कुछ बना हुआ था, कोई रिलीजियस मार्क रहा होगा, या कोई किसी गॉड या गॉडेस की कोई फोटो रही होगी, देवी देवता की, लेकिन ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला। तो पैगोडा ओथ इन माय ओपिनियन कि आप जो पैसे हैं इसकी शपथ लीजिए बेसिकली, ये मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, मुझे भी क्लियर हो जाएगा। तो इन माय ओपिनियन तो भैया पैसे की शपथ लो तुम। तो कोर्ट ने उन्हें कहा ठीक है, द हिंदूज वर अपोज टू टेक पैगोडा ओथ ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज कॉन्ट्रेरी टू देयर रिलीजन। तो जो हिंदू मर्चेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं जी हमारे धर्म के खिलाफ है ये और हम ऐसा नहीं करने वाले। एंड असर्टेड दैट दे वर प्रिपेयर टू टेक गीता ओथ। वो जिद पर अड़ गए कि हम पैगोडा ओथ तो नहीं लेंगे, हमारे धर्म के खिलाफ है, हम अगर शपथ लेनी है तो हम गीता की शपथ लेंगे कि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, इस तरीके से, बजाय पैगोडा ओथ लेने के। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दिस एक्शन ऑफ द मेयर कोर्ट्स अनॉयड द हिंदू एंड दे इन्वेडेड द फोर्ट एंड कंप्लेन टू द गवर्नर। तो जो हिंदू कम्युनिटी थी वो हर्ट हुई, नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, एंड दे इन्वेडेड द फोर्ट। तो मैड्रास की बात हो रही है, अगर फोर्ट का नाम आया है तो डेफिनेटली सेंट जॉर्ज फोर्ट। ये चीज़ें याद कर लीजिए, कई बार अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, लाइक जुडिशरी हो गया या यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, तो पूछ लेते हैं कि मैड्रास में जो ब्रिटिशर्स थे, जो उनकी सेटलमेंट थी, वो उन्होंने जो फोर्ट बनाया था उसका नाम क्या था, सो सेंट जॉर्ज फोर्ट। उस वक्त गवर्नर वहाँ बैठते थे, तो हिंदू कम्युनिटी नाराज हो गई इस बात से और वो पहुँच गई फोर्ट में गवर्नर साहब के पास। गवर्नर ऑर्डर रिलीज ऑफ द इम्प्रिजन्ड हिंदू ऑन पैरोल फॉर द फियर ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। तो जो गवर्नर साहब थे उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि ये जो हिंदू मर्चेंट्स बंद हैं इनको पैरोल पे छोड़ दीजिए, और गवर्नर साहब को डर था कि शांति भंग ना हो जाए, तो इस डर के चलते उन्होंने आदेश दिया।
The court was directed not to meddle unnecessarily with the religious rites and the ceremony of the natives and keep itself within limits prescribed by the Charter of 1726. और इसी के साथ कोर्ट को निर्देश दिया गया कि नॉट टू मेडल अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप ना किया जाए। मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप, दखल। जो हिंदू जो नेटिव्स हैं उनके धार्मिक जो रीति रिवाज हैं और सेरेमनीज हैं उसमें मेयर कोर्ट दखल ना दे और बिल्कुल उसी तरीके से चले जैसे चार्टर ऑफ 1726 में बताया गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीगल ईगल्स, आई होप कि आपको यहाँ तक ये केसेस समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। So this is a very important topic, comparison between Charter of 1726 with the earlier Charter of 1686 with regard to Mayor's Court. तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपके सेमेस्टर के सिलेबस में ये है चार्टर ऑफ 1726 कहीं आ रहा है तो इसको 100% पढ़ लीजिए, क्योंकि ये कंपैरिजन बहुत संभव है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में देखने को मिले। तो डिस्कस कर लेते हैं। Charter of 1687 and Charter of 1726. It was the company's charter. The Mayor Court of Madras established under it. It was company's court. तो बेसिकली जो 1687 में चार्टर इशू किया गया था मेयर कोर्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो कंपनी ने इशू किया था। और जो मेयर कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था वो कंपनी का कोर्ट था बेसिकली, और इसमें कंपनी का पूरा पूरा दखल था। Charter of 1726, it was the royal charter and the mayor's court established under it were crown's court. So my dear friends, इसको ब्रिटिश किंग ने इशू किया था और ये क्राउन कोर्ट था। इसकी जो पावर्स थी डायरेक्टली क्राउन से इसको मिली थी। दैट्स वाई गवर्नर एंड काउंसिल को मेयर कोर्ट्स ने कई बार आंखें दिखाई और जो उन्होंने कहा कि डिसीजन ऐसे नहीं आप ऐसे लीजिए, तो वो उसके अगेंस्ट गए। तो हमने अभी पिछले केसेस में देखा, और ये इस वक्त इंडिपेंडेंट हो गए थे जो मेयर्स कोर्ट थे ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ चार्टर ऑफ 1726। तो सबसे पहले ये याद रखिए आप कि ये कंपनी का चार्टर था और ये क्राउन का चार्टर था। सो चार्टर ऑफ 1687, इट कंटेन बोथ सिविल एंड द क्रिमिनल जुरिसडिक्शन ऑन द कोर्ट। तो जो मेयर कोर्ट था इसके पास सिविल और क्रिमिनल जुरिसडिक्शन दोनों ही थे। इट हैड वाइडर स्कोप एंड कंपेयर टू द चार्टर ऑफ 1726। अगर चार्टर ऑफ 1726 से इसका कंपैरिजन करें तो उसका वाइडर स्कोप कैसे था, क्योंकि इसके पास सिविल और क्रिमिनल जुरिसडिक्शन दोनों थे। लेकिन जो क्राउन कोर्ट था 1726 में एम्पावर द कोर्ट टू ट्राई एंड हियर ओनली द सिविल केसेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस तो गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास है, जिसमें गवर्नर और 5 मेंबर्स एज अ जस्टिस ऑफ पीस, ठीक है। तो इट हैड ए नैरोवर स्कोप। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अपील्स फ्रॉम द मेयर कोर्ट ले टू द एडमिरल्टी कोर्ट। तो जो मेयर कोर्ट से अगर कोई अपील जाती थी तो उस वक्त एडमिरल्टी कोर्ट हुआ करते थे, वो उनके पास जाती थी। देयर वाज नो प्रोविजन फॉर सेकेंड अपील, और एडमिरल्टी कोर्ट के बाद अपील का कोई भी प्रोविजन अवेलेबल नहीं था। नाउ चार्टर ऑफ 1726, appeals from the mayor court lay to the governor and council and the second appeal to court of king in council in England। तो जो मेयर कोर्ट से अपील जाती थी वो गवर्नर काउंसिल के पास जाती थी, बट इन द मैटर ऑफ सिविल केसेस एंड दैट इज अप टू 1000 पैगोडाज। अगर मामला 1000 पैगोडाज से ज़्यादा का है तो वो किंग इन काउंसिल के पास इंग्लैंड में जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मेल कर दीजिए, या टेलीग्राम पे चैनल है द लॉजिकल स्टडीज़, उसको ज्वाइन कीजिए, या इंस्टा पे फॉलो कीजिए द लॉजिकल स्टडीज़। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नो टेस्टामेंट्री जुरिसडिक्शन अंडर चार्टर ऑफ 1687। प्रोसेस टेस्टामेंट्री जुरिसडिक्शन अंडर चार्टर ऑफ 1726। तो जो वसीयत से रिलेटेड मामले थे 1687 में मेयर कोर्ट के पास, उनकी कोई पावर्स नहीं थी, लेकिन जो 1726 में मेयर कोर्ट स्टैब्लिश किए गए वो वसीयत से रिलेटेड जितने भी मामले थे सबको देखते थे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडेड फॉर रिकॉर्डर इन द मेयर्स कोर्ट।
who was to be a professional lawyer to advise the court in legal matters। तो जो 1687 का चार्टर था उसने ये प्रोविज़न दिया था कि मेयर कोर्ट में एक रिकॉर्डर होगा जो प्रोफेशनल लॉयर होगा और कोर्ट को लीगल मैटर्स पर एडवाइस करेगा, सलाह देगा। अब आ जाते हैं 1726 पे। Recorder of the court was not necessary to be legal expert and judges appointed in the court were mostly lay person without any legal training and experience। तो my dear friends, जो रिकॉर्डर अपॉइंट हुआ वो कोई लीगल एक्सपर्ट हो ये ज़रूरी नहीं था, 1726 ने ये कहा। और जो जज अपॉइंट होते थे वो भी कोई उनके पास लीगल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस नहीं होता था, वो भी मोस्टली ले पर्सनस होते थे, लेमैन होते थे, कॉमन लोग होते थे, एग्जीक्यूटिव का जिन्होंने काम किया था लंबे समय तक उन्हीं को ही, क्योंकि एल्डरमैन अपॉइंट करते थे और एल्डरमैन में से ही किसी एक का सिलेक्शन होके मेयर हो जाता था वो कॉरपोरेशन का, और मेयर कोर्ट को हेड करता था। Madras Corporation established under the charter consisted of 12 aldermen, out of which at least 3 were to be Englishmen. These aldermen acted as judge of the mayor court। So my dear friend, जो मद्रास में मेयर कोर्ट बना था 1687 में by the charter of 1687, उसमें 12 एल्डरमैन होते थे, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 वर टू बी इंग्लिशमैन। और ये ज़रूरी था कि इन 12 में से 3 इंग्लिश ब्रिटिश बोर्न हो और वो एज अ जज मेयर कोर्ट एक्ट करते थे। कॉरपोरेशन सेटअप अंडर द चार्टर ऑफ 1726 कंसिस्टेड ऑफ 9 एल्डरमैन, आउट ऑफ विच 7 वर टू बी इंग्लिशमैन। मतलब ये जो कॉरपोरेशन बना बाय द वर्च्यू ऑफ चार्टर 1726 उसमें 9 एल्डरमैन थे जिसमें से 7 ब्रिटिश बोर्न होने चाहिए, ये कंपलसरी था। तो डियर लीगल ईगल्स, आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नो स्पेसिफिक 1687 1726 no specific procedure and technical rules of law were provided for the administration of justice under the charter of 1687। मतलब कोई टेक्निकल रूल्स क्या रहेंगे एडजुडिकेशन के, कोर्ट कौन सा किस तरीके के रूल्स लॉज बाय लॉज फॉलो करेगा, ऐसा कुछ चार्टर 1687 में क्लियरली मेंशन नहीं था। 1726 अंडर द चार्टर कोर्ट वाज बाउंड बाय द लॉज एंड द प्रोसेस ऑफ इंग्लिश कोर्ट एंड द क्राउन। तो माय डियर फ्रेंड्स 1726 में स्पेसिफिकली बताया गया था कि आप जो इंग्लिश लॉज हैं और प्रोसीजर्स हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे। और जैसा कि आपने केस में अभी हमने देखा था, अरब मर्चेंट केस में कहा गया था, जब गवर्नर ने कहा था स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे आप इंग्लिश लॉज को, और जो चार्टर ऑफ 1726 में प्रोसीजर दिया गया है उसकी लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे। तो 1726 वाज क्लियर इन टर्म ऑफ लॉ एंड रूल्स एंड बाय लॉज, लेकिन 1687 में ऐसा कुछ नहीं था। अंडर द चार्टर द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो जो चार्टर था 1687 का उसमें जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट थी, एग्जीक्यूटिव बोले तो गवर्नर एंड काउंसिल की, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से कुछ भी लेना देना ही नहीं था। लेकिन दिस चार्टर इन्वेस्टेड द गवर्नर एंड काउंसिल विद द पावर टू अपील एंड डिसाइड क्रिमिनल केसेस। मतलब अब इनके पास अपीलेट जुरिस्डिक्शन था अप टू 1000 पैगोडा, और क्रिमिनल जो केसेस थे उसमें तो ये एज अ जस्टिस ऑफ पीस गवर्नर विद 5 सीनियर मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल एज अ जस्टिस ऑफ पीस क्रिमिनल केसेस को देखते थे। तो माय डियर लीगल ईगल्स, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए वीडियो को रोक कर, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, पीडीएफ आपको प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ओह थैंक यू सो मच। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे द लॉजिकल स्टडीज़, इंस्टा पे अगेन द लॉजिकल स्टडीज़ फॉलो कीजिए, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। जो ये टेलीग्राम पे चैनल है इस पर मैं नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ, वीडियोस कब आ रही हैं या कोई इंपॉर्टेंट कोई ऐसी नोटिफिकेशन है जीएस से या जीके से लीगल, मुझे लगता है कि आप लोगों को जाननी चाहिए,
तो मैं वो आर्टिकल वगैरह भी वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। और कुछ है तो आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल्स, डिसर्टेशन, थीसिस, तो आप मुझे बता सकते हैं। और जीमेल आईडी है thelogical@gmail.com। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और बता दीजिएगा कमेंट्स में कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो अकॉर्डिंगली वैसा ही कर लिया जाएगा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट लक्ष्य चौधरी signing off for the day. See you soon with a new video on a new topic. Bye bye.